बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि पौधों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे गेट दिस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। लेकिन एनिमल के बरक्स पौधों के अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। बेशक पौधों के अंदर कुछ कंडक्टिंग डक्ट्स होती हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम, बट जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। पौधों के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नंबर 1, ईयर स्पेसेस। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि पत्ते की अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मीजोफिल टिश्यू होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इन मीजोफिल सेल के दरमियान में स्पेसेस होते हैं जिनको हम ईयर स्पेसेस कहते हैं। These ear spaces are involved in gaseous exchange. मैक्सिमम जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो इन ईयर स्पेसेस के थ्रू होती है। ईयर स्पेसेस टोटल लीफ सरफेस का, टोटल लीफ एरिया का या टोटल लीफ वॉल्यूम का 40% हिस्सा बनाते हैं। Ear spaces give honeycomb-like appearance to the leaf. कि ये जो ईयर स्पेसेस होते हैं पत्ते को ऐसी अपीयरेंस देते हैं जिस तरह के शहद का छत्ता होता है। शहद के छत्ते का सुराख होता है, उसके अंदर सुराख होते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं और शहद के छत्ते में हर सुराख के पीछे कैविटी होती है। स्टोमेटा सुराख होते हैं और पीछे जो ईयर स्पेसेस होते हैं ये कैविटीज होती हैं। इसलिए ईयर स्पेसेस गिव honeycomb like appearance to the leaf. Number 2, stomata. Stomata are main site for gaseous exchange. वो जगह होती है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन बाहर खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर दाखिल होती है। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर होते हैं और स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द यंग स्टेम। पत्ते के ऊपर होते हैं और तन्ने के ऊपर होते हैं और तन्ने का वो हिस्सा जो ग्रीन होता है उसके ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा आर एनॉर्मस इन नंबर, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर आर प्रेजेंट 12,000 स्टोमेटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टोबैको लीफ। तंबाकू के पत्ते के 1 मुरब्बा सेंटीमीटर एरिया में 12,000 तक स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के बाद तीसरी चीज लेंटिसेल्स होते हैं। ईयर स्पेसेस और स्टोमेटा पत्ते और यंग स्टेम में से गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा लेते हैं, जबकि लेंटिसेल्स जो होते हैं वो तन्ने के पुराने हिस्से में गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पौधों के अंदर 2 किस्म की ग्रोथ होती है। एक प्राइमरी ग्रोथ जिसमें पौधे लंबाई में बढ़ते हैं और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें पौधे मोटाई में बढ़ते हैं। प्राइमरी प्लांट बॉडी जो लंबाई में बढ़ रही होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस होती है
और सेकेंडरी प्लांट बॉडी जो मोटाई में बढ़ रही होती है, उसके बैर जो एपिडर्मिस होती है वो रप्चर हो जाती है, और सेकेंडरी प्लांट बॉडी यानी तने के पुराने हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टिश्यू बनता है जिसे कार्क कहते हैं। वैसे बार्क कहते हैं। उस बार्क के अंदर एक डेड टिश्यू होता है जिसे कार्क कहते हैं। उन कार्क सेल्स के दरमियान में स्पेसेस होते हैं। कार्क सेल के दरमियान वाले स्पेसेस को लेंटिसेल्स कहते हैं। These lenticels are used for gaseous exchange in the older stem. पौधों की रूट्स आप लोग जानते हैं कि मिट्टी के अंदर होती हैं, और सेल पार्टिकल के दरमियान में स्पेसेस होते हैं। इन स्पेसेस के अंदर हवा होती है। प्लांट रूट उस ईयर के साथ गैसियस एक्सचेंज करती है जो सेल पार्टिकल के दरमियान वाले स्पेसेस में मौजूद होती है। और इसी तरह इक्वेटिक प्लांट हैं। इक्वेटिक प्लांट उन गैसेस को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, उन गैसेस को यूज़ करते हैं विच आर डिजॉल्व इन द वाटर। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बाद हम रेस्पिरेशन इन एनिमल स्टार्ट करते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि एनिमल के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए अलहदा सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो हिस्से होते हैं। नंबर एक, रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस। और नंबर टू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जानवर की बॉडी का वो हिस्सा जहां से गैसेस की एक्सचेंज होती है। मछलियों के गिल्स, लैंड वर्टिब्रेट के लंग्स और अर्थवर्म की स्किन, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। हमारी किताब के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक में नंबर एक, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। और इट शुड बी केप्ट मोइस्ट। नंबर टू, थिन एपिथेलियम। और नंबर थ्री, वेंटिलेशन। नंबर फोर, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो एक रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। जिस तरह के आप लोग जानते हैं हमारे लंग्स के अंदर ईयर सैक्स होती हैं, और इन ईयर सैक्स की वजह से हमारे लंग्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और इसी तरह मछलियों के गिल्स होते हैं। आप लोग देखते हैं कि मछलियों के जो गिल्स होते हैं उनमें फोल्ड्स होते हैं, तह होती हैं, और गिल्स के ये फोल्ड्स, लेयर्स, तह, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। और दूसरा, इस रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि ड्राई मेम्ब्रेन में से डिफिजन नहीं होती और मॉइस्ट मेम्ब्रेन में से डिफिजन होती है। इसलिए एक तो रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया ज़्यादा हो और दूसरा उसे मॉइस्ट होना चाहिए। इसी तरह
थिन एपिथेलियम, ये लंग्स की ईयर सैक्स हैं, ईयर सैक्स की सरफेस के ऊपर ये ब्लड कैपिलरीज हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, ईयर सैक्स के अंदर ईयर है। ब्लड और ईयर के दरमियान में गैसियस एक्सचेंज होती है। ब्लड में से CO2 ईयर सैक वाली ईयर के अंदर और ईयर सैक वाली ईयर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है और ये अमल डिफिजन के थ्रू होता है। दिस डिस्टेंस थ्रू विच डिफिजन हैज टू अकर मस्ट बी स्मॉल। आप गौर से देख सकते हैं ब्लड और ईयर को सेपरेट करने वाली दो चीजें हैं, एक ईयर सैक की दीवार है और दूसरा ब्लड कैपिलरी की दीवार है। ईयर सैक की दीवार की मोटाई भी 1 सेल होती है और ब्लड कैपिलरीज की वॉल की थिकनेस भी 1 सेल होती है। गोया के ब्लड और ईयर को सेपरेट करने वाली दीवार की मोटाई सिर्फ 2 सेल है और यहीं से डिफिजन होता है। इस दीवार को हम एपिथेलियम कहते हैं। अगर डिफिजन रैपिडली होना है तो इस दीवार को पतला होना चाहिए और इसी को हम पढ़ रहे हैं कि देयर शुड बी थिन एपिथेलियम, या वो डिस्टेंस जो ब्लड और ईयर को सेपरेट करता है वो फासला कम होना चाहिए और इन मोस्ट ऑफ केसेस दिस डिस्टेंस इज 2 सेल इन थिकनेस। नंबर 3, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब गैसियस एक्सचेंज है। फ्रेश ईयर का लंग्स में दाखिल होना, जिसमें ऑक्सीजन है, और कंज्यूम्ड एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लंग्स से रिमूव होना, दिस इज वेंटिलेशन। इस वेंटिलेशन की वजह से ईयर सैक्स वाली हवा के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ब्लड के अंदर कम होगी। ईयर सैक्स वाली ईयर में CO2 कम होगी, बाहर निकाल दी जाएगी, जबकि ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा होगी। इस तरह ब्लड और ईयर के दरमियान में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद होगा और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसी की वजह से डिफिजन होती है। वेंटिलेशन होनी चाहिए यानी गैसियस एक्सचेंज होनी चाहिए, और ये जो वेंटिलेशन होती है ये ब्लड और ईयर के दरमियान में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की सटीक को ढलवान को बरकरार रखती है। नंबर 4, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर देयर शुड बी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, के खून की नालियों का एक जाल होना चाहिए। इन विच ब्लड शुड सर्कुलेट एट एडिक्वेट स्पीड, इसके अंदर खून का जो बहाव है मुनासिब रफ्तार से होना चाहिए। ब्लड शुड सर्कुलेट एट एडिक्वेट स्पीड, मुनासिब रफ्तार से ब्लड को सर्कुलेट करना चाहिए। और जब ब्लड यहां से सर्कुलेट करेगा वो ऑक्सीजन अपने साथ लेगा, जो निया ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी और उसके अंदर CO2 ज्यादा होगी। इस तरह ब्लड और ईयर सैक वाली ईयर के दरमियान में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इर्तकाज का फर्क मौजूद रहेगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर देयर शुड बी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज थ्रू विच ब्लड शुड सर्कुलेट एट एडिक्वेट स्पीड, मुनासिब रफ्तार से ब्लड यहाँ से सर्कुलेट करे ताकि ब्लड और ईयर के दरमियान में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखा जा सके। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन मैन। और रेस्पिरेशन इन मैन में
सबसे पहले हम इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, नंबर एक ईयर पैसेजेस और नंबर टू लंग्स। ईयर पैसेजेस का मतलब हवा के गुजरने के रास्ते। ईयर पैसेजेस के अंदर नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटीज, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, alveolar डक्ट और ईयर सैक्स शामिल होती हैं। हम इसको नेजल कैविटी से स्टार्ट कर रहे हैं। नेजल कैविटीज, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि हमारे नोज के अंदर दो नेजल कैविटीज होती हैं। हमारे नाक को एक बोन जिसका नाम वूमर होता है, वूमर बोन दो कैविटीज के अंदर डिवाइड कर देती है। इन दो कैविटीज को नेजल कैविटीज कहते हैं। नेजल कैविटीज आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। नेजल कैविटी की जो अंदरूनी दीवार होती है वो म्यूकस सेक्रीटिंग सेल पर मुश्तमिल होती है। ऐसे सेल की बनी हुई होती है जो म्यूकस खारिज करते हैं और इन सेल की सरफेस के ऊपर हीयर होते हैं या सीलिया होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि नेजल कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। यहां पर सीलिया का मतलब आपने हीयर लेना है। Each nasal cavity is further divided into three passages by the projection of bone from the internal wall of the nose। क्या नाक की अंदरूनी दीवार से हड्डियों के उभार निकलते हैं जो हर नेजल कैविटी को तीन रास्तों में डिवाइड कर देते हैं। नेजल कैविटी के तीन फंक्शंस होते हैं। नंबर एक ईयर को वार्म करना, नंबर टू उसको मॉइस्ट करना और नंबर थ्री फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को सीलिया और म्यूकस की मदद से फिल्टर करना। नेजल कैविटी हवा को साफ करती है, उसको मॉइस्ट करती है, वार्म करती है और हवा का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के तकरीबन बराबर करती है। नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंक्स थ्रू टू इंटरनल ओपनिंग्स। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें जो चैप्टर नंबर 12 में भी आप लोगों को बताया था कि दिस इज द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर ये टंग हो गई, ये पैलेट है, इसको हार्ड पैलेट कहते हैं। ये ऊपर वाली नेजल कैविटी है। इस पैलेट का जो पिछला हिस्सा होता है वो मसल का बना हुआ होता है, उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। दिस इज नेजल कैविटी और ये वाली ओरल कैविटी है। इस सॉफ्ट पैलेट के अंदर इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं। इन इंटरनल ओपनिंग के जरिए नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंक्स। This pharynx is a muscular structure which is lined by mucous membrane। फेरिंक्स जिसको हम थ्रोट या गला भी कहते हैं, ये मसल का बना हुआ होता है और इसकी जो अंदरूनी दीवार होती है उसके साथ म्यूकस खारिज करने वाले सेल की एक लेयर होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको मालूम है कि ये जो फेरिंक्स होती है आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है।
इस फेरिंग्स के की डिवीजन से जो एक ट्यूब बनती है इसे ईसोफेगस कहते हैं। ये डॉर्सल साइड के ऊपर होती है और ईसोफेगस की वेंट्रल साइड के ऊपर जो ट्यूब होती है इसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ट्रैकिया के इस अपर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को लेरिंक्स कहते हैं। इस लेरिंक्स के फर्स्ट कार्टिलेज को एपिग्लोटस कहते हैं। लेरिंक्स की कैविटी को ग्लोटस कहते हैं और इस लेरिंक्स के फर्स्ट कार्टिलेज को जो अब मैंने वर्टिकल बनाया हुआ है इसको एपिग्लोटस कहते हैं। This epiglottis has hinge-like action. It is controlled by muscle. It automatically closes the opening of larynx during swallowing of food. मैंने इसकी 3 खासूसियात बयान की हैं। This epiglottis is controlled by muscle. मसल का एक पियर होता है जो कंट्रैक्ट होकर एक मसल कंट्रैक्ट होकर इसको बेंड कर देता है। ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाता है और लेरिंक्स की ओपनिंग को या ग्लोटस को क्लोज कर देता है। और जो दूसरा मसल होता है वो कंट्रैक्ट होकर इसको वर्टिकल कर देता है, सीधा कर देता है और ओपनिंग को खोल देता है। इस मैकेनिज्म को जिसमें किसी सुराख को खोला जाता है, बंद किया जाता है, टू वे मूवमेंट को, टू डायरेक्शन वाली मूवमेंट को हम हिंज लाइक एक्शन कहते हैं। वैसे हिंज का मतलब कब्जा होता है जो दरवाजे को खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये ग्लोटस के सुराख को खोलता और बंद करता है इसलिए हम कहते हैं कि एपिग्लोटस हैज हिंज लाइक एक्शन। और जब हम खुराक को निगलते हैं तो ये लेरिंक्स की ओपनिंग को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। और इनर वॉल ऑफ लेरिंक्स इज आल्सो लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। के लेरिंक्स की अंदरूनी दीवार के साथ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। एंड दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन एज्ड फाइब्रस बैंड। Such thin-edged fibrous bands are called as vocal cord. And vocal cord help in the production of voice when vibrated by ear. जब इसमें से हवा गुजरती है वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और उन वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। चूँकि ये वोकल कॉर्ड लेरिंक्स के अंदर होते हैं इसलिए हम लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो व्हाट इज लेरिंक्स? ट्रैकिया के अपर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को लेरिंक्स कहते हैं। लेरिंक्स की कैविटी को ग्लोटिस, लेरिंक्स के पहले कार्टिलेज को, पहली नरम हड्डी को एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस हैज हिंज लाइक एक्शन कंट्रोल्ड बाय मसल और इट क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स ड्यूरिंग स्वॉलविंग ऑफ फूड। और इसकी दीवारें म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन फाइब्रस बैंड बनाती है ग्लोटिस के अंदर। इन फाइब्रस बैंड्स को, पट्टियों को वोकल कॉर्ड कहते हैं और दीज वोकल कॉर्ड आर बेसिस ऑफ स्पीच व्हेन दे आर वाइब्रेटेड बाय द ईयर।